प्रकार है, SN1, SN2, SN9। इसी प्रकार से विलोपन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला E1 एक अणुक एलिमिनेशन, दूसरा होता है द्विअणुक विलोपन, इसको E2 के नाम से जानते हैं। तो E के ऊपर 1 लगा दो, E के ऊपर 2 लगा दो। 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर और 2 मतलब बाइमॉलिक्यूलर। ठीक, देखते हैं E1 की क्रियाविधि क्या होती है। तो एक अणुक विलोपन क्रियाविधि जो होगी वह दो पदों में होगी। जैसे हमारा SN1 अभिक्रिया दो पदों में हो रहा था, वैसे ही विलोपन की अभिक्रिया भी दो पदों में होगी। तो इनके पद को समझने के लिए जो पहला पद होता है वो इसमें क्षार का उपयोग किया जाता है। अब ये क्षार क्या है हमारे पास, KOH। जब KOH को तोड़ोगे दो भाग में टूटेगा, एक तो पोटेशियम खुद अलग हो जाता है और OH माइनस अलग हो जाता है। अब OH जो माइनस होता है इसी को हम क्षार के नाम से जानते हैं, क्योंकि OH माइनस बेस होता है। तो ये जो हो गया हमारा क्षार। बेस का काम क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, प्रोटॉन को बाहर निकाल लेना। तो देखते हैं, अब ये जो पहला पद है इसमें हमारे पास OH माइनस हमको प्राप्त हो गया। अब इसको करना क्या है, हैलोजन के CH बंध को तोड़ना है। तो CH बंध को कैसे तोड़ सकते हैं, तो तोड़ने के दो रूप होते हैं। एक तो सबसे पहले इनमें विदलन करवाते, तो विदलन करवाओगे तो क्या होगा, Br खुद ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और खींचने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है और बना लेता है Br माइनस, जिससे CH2 पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को कौन हटा सकता है, तो कौन हटाएगा, जो यहाँ पे इसके बगल में दो CH2 दिख रहे हैं, इसमें से एक जो हाइड्रोजन है वह क्षार के द्वारा अपने पास खींच लिया जाता है, जिससे इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगी, यही इसका आगे स्टेप है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, KOH मतलब क्षार, क्षार को मतलब दो भागों में हमने तोड़ दिया, एक धन आयन एक ऋण आयन। ऋण आयन भाग जो है वो मेन क्षार की तरह काम करेगा। चलिए दूसरी स्लाइड में तो कंटिन्यू करते हैं। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद वही है प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन या प्रोटॉन का त्याग करना। तो OH माइनस आया, बीच वाले में से एक हाइड्रोजन को खींच लिया अपने पास, जिससे मैंने बताया ये वाला बंध क्या करेगा, इस जगह पे चला जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या आ जाता है डबल बॉन्ड। तो इससे क्या बन गया, प्रोपीन। तो यहाँ पे प्रथम पद में R के एक अणु का उपयोग किया गया था, मतलब माइनस वाला एक अणु उपयोग हुआ था, इसीलिए इसको E1 नाम दिया गया था, यूनिमॉलिक्यूलर या एक अणु विलोपन। दूसरा होता है हमारे पास E2। पहले पद प्रतिस्थापन के लिए और विलोपन के लिए दोनों में समानताएं हैं, ये चीज याद रखिएगा। दोनों ही जो SN1 होते हैं और E1 दोनों दो पद वाले। फिर हम आते हैं E2 में। तो E2 की जो क्रियाविधि होती है, ये द्विअणु आप समझ ही गए होंगे, दो अणु यहाँ पे इसमें उपयोग कर रहे हैं हमको। तो इसकी जो क्रियाविधि है जैसे SN2 में होती थी एक ही पद में हो जाता था वो, वैसे इसमें भी एक ही पद में हो जाएगा। तो ये जो वन स्टेप वाला संरचना है इसका कैसे बनेगा इसको देखिएगा। सेम कंपाउंड हमने लिया है CH3CH2CH2Br, प्रोपिल ब्रोमाइड, इससे पहले भी हमने वही दिया हुआ था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्षार का एक अणु डायरेक्ट लेके आएंगे। जैसे क्षार का अणु कौन सा हो गया, OH माइनस। ये आया, प्रोटॉन को सबसे पहले इसने अपने साथ जोड़ा, जोड़ने पे एक संक्रमण अवस्था बनती है। तो इस संक्रमण अवस्था क्या होती है, इस संक्रमण अवस्था में Br का टूटना और इधर से H का टूटना एक साथ दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे OH जो है H के साथ जुड़ रहा है और CH2 Br से अलग हो रहा है। तो इस कंडीशन पे हमारे पास जो संक्रमण संकुल बना हुआ है उसको जस्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, OH को बाहर निकालेंगे, इस बॉन्ड को इनके बीच ले आएंगे जैसे पहले वाले स्टेप में हुआ था। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो आपको प्राप्त हो रहा है इसको याद रखिए, सिंगल स्टेप होता है। इससे पहले वाला जो आपने बनाया है वहां पे इतना जो कंपाउंड है सबसे पहले अलग हो जाता था, जिसमें CH2 पे प्लस आ जाता था, तो उतना कंपाउंड पहले अलग हो जाता था, इसीलिए वो दो स्टेप होता था। इसमें क्या कर रहा है, एक ही टाइम पे H को खींच भी रहा है और Br को बाहर भी निकाल रहा है। तो इसीलिए ये जो है सिंगल स्टेप वाला होता है। इसमें देखिए दोनों चीज एक साथ जुड़ी है, OH माइनस भी जुड़ा हुआ है, Br भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको द्विअणु कहते हैं। देखिए दो माइनस है इसमें द्विअणु। इससे पहले वाला जो था हमारे पास उसमें सिर्फ एक ही माइनस था एक टाइम पे, जो प्रथम स्टेप था उसमें सिर्फ एक माइनस था, इसीलिए इसको एक अणु कहा जाता है।
इसमें बताया गया है कि इसकी जो सिरे हैं वो दो प्रकार से बन सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, जिसमें से OH जो होता है उसमें O पे माइनस चार्ज होता है, तो O पे माइनस चार्ज होने की वजह से H को वो वहां से अलग कर सकता है इस प्रकार से। तो एल्कोहल में आपको पता ही है जो OH है वो इस प्रकार से अलग होता है, O पे माइनस आता है और H पे प्लस आता है। OH को अलग नहीं कर देना एल्कोहल वाले, जब भी कंप्लीट आएगा तो CH3OH जो होता है CH3O माइनस अलग होगा और H प्लस अलग होगा, इसीलिए वो एसिड की तरह व्यवहार करता है। आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे एल्किल हैलाइड देख लिया, अब बारी आती है एरिल हैलाइड। एरिल मतलब बेंजीन। अब बेंजीन वाले ग्रुप यहाँ पे जुड़ेंगे। तो जितने भी बेंजीन वाले ग्रुप हैं, जैसे कि डायमीन होता है, टालुइन होता है, ये जो सब कंपाउंड होते हैं ये बेंजीन वाले कंपाउंड है। तो ऐसे में यदि आपने उनमें हाइड्रोजन जोड़ दिया तो वो एरिल हैलाइड कहलाता है। इनमें हम बेसिकली दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, योगात्मक और प्रतिस्थापन। इससे पहले वाले में एल्किल हैलाइड में हमने दो प्रकार की अभिक्रिया देखी थी, पहला प्रतिस्थापन और दूसरा था विलोपन। अब हम एरिल हैलाइड में देखेंगे योगात्मक और प्रतिस्थापन दो चीजें। तो योगात्मक मतलब ऐड हो जाना, तो जब भी किसी कंपाउंड में हम दूसरा कोई अणु लाके ऐड कर देंगे तो वो आपका योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगा। तो क्योंकि हम ये हाइलाइट के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ जोड़ने वाला ग्रुप कौन सा होना चाहिए, हैलोजन होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं। पहला जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड होता है उन्हीं पे जनरली इनका एडिशन होता है, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड असंतृप्त बंध होते हैं वही बंध बनाने में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका उदाहरण ये यहाँ पे बताया गया, जैसे हेक्साफ्लोरोबेंजीन या फिर इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, या बेंजीन हेक्साब्रोमाइड भी बन सकता है। तो ये कैसे बनेगा, तो बनने की सिंपल सी एक विधि है, इस विधि को ध्यान से देखेंगे। आपके पास है बेंजीन, बेंजीन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो 3 जो डबल बॉन्ड है उसी पे बेसिकली फोकस करेंगे। आपके पास क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे 6 क्लोरीन दिख रहे हैं, Cl2 लिखा हुआ है, 3 अणु है क्लोरीन के, इसलिए टोटल कितने होंगे 6। अणु कहाँ कहाँ ऐड करोगे, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां ऐड करोगे, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां ऐड करोगे तो आपके पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड इस प्रकार से बन जाएगा। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस बार जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में कई बच्चों ने बुक का सेम टू सेम कॉपी कर दिया था। तो यहाँ पे क्लास में पढ़ने में और बुक से देख के लेक्चर में क्या आंसर आता है उस चीज को समझ लीजिए। मैंने उन सबका नंबर काट दिया था, ये समझिएगा इस चीज को। देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन इस पॉइंट पे क्या है, कार्बन। तो जब भी आप कार्बन पे बंध दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ क्या किया गया है, क्लोरीन को जोड़ दिया गया है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये कार्बन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन। तो क्लोरीन तो डबल बॉन्ड बनाते ही नहीं, तो बेंजीन नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो बना उसके बाद क्लोरीन अगर जुड़ रहा है तो उसको ऐसे बंध दिखाओ। ये बुक का एज इट इज हमें नहीं छापना होता, अपना दिमाग आपको वहाँ पे लगाना होता है। ऐसे ही ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे इसका, या तो ये कार्बन ना दिखा के सीधा सीधा ऐसे बंध दिखा दो तब भी चलेगा, लेकिन इस पॉइंट से आपको बंध जो है दिखाना ही पड़ेगा, तब आपका स्ट्रक्चर सही होता है। तो ऐसे जो लिखने का तरीका होता है इसमें इंप्रूवमेंट आपको करनी है। फिर उसके बाद देखिए ये जो बना हुआ है ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका जो मूलतम जो रूप है वो यहाँ पे बना के दिखाया गया है, CHCl CHCl CHCl, ये इस प्रकार से, मतलब उसमें हाइड्रोजन को भी मेंशन किया गया है। पहले वाले में हाइड्रोजन को मेंशन ना करके सीधा सीधा क्लोरीन कर दिया गया है। दोनों में से कोई भी संरचना बनाओगे दोनों के दोनों ही सही है। तो क्या हुआ इसमें, क्या कोई चीज बाहर निकली, नहीं निकली, क्या हुआ, सिर्फ क्लोरीन के 6 अणु आए और 6 जगह पे वो आगे जुड़ गए। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है जिसमें बाहर से कोई अणु एडिशन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रतिस्थापन या फिर हैलोजन यौगिक। प्रतिस्थापन हैलोजन यौगिक, यहाँ पे आपको देखना होगा कि हैलोजन के जो व्युत्पन्न होते हैं उनको आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, मतलब जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं उसमें हाइड्रोजन निकाल के आप हैलोजन को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापन होगी इसको दो प्रकार से दिखाया जाता है, नाभिकीय प्रतिस्थापन उत्पाद और दूसरा पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन उत्पाद। तो ये जो दो उत्पाद है इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझिए आपके पास जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन कहने का मतलब होता है बेंजीन के साथ एक
क्लोरीन का जुड़ना। ये कैसे बना होगा? जब बेंजीन के साथ जो 6 हाइड्रोजन होते हैं उनमें से यदि एक हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल सके और उसकी जो है क्लोरीन जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो इससे हुआ क्या? H को बाहर निकाले हो और क्लोरीन को लाके जोड़े हो। इसी मैकेनिज्म हम को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन स्ट्रक्चर से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसमें देखिए क्लोरीन जो है यहाँ जुड़ा है, इसमें आयोडीन यहाँ जुड़ा हुआ है और ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि कौन सा आर्थो पे है, कौन सा मेटा और कौन सा पैरा पे, तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज जाएंगे। इसको आप आर्थो कहोगे, इसको आप पैरा कहने लग जाओगे, पर ऐसा नहीं है। जो चीज यदि सिंगल है तो आप उस पॉइंट को चाहे यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, कहीं भी जोड़ो, वो उस कंडीशन में आप ऑर्थो पैरा नहीं बता सकते, वो सीधा एक नंबर होता है। तो यहाँ पे एक नंबर में है, यहाँ पे भी एक नंबर में है और यहाँ पे भी एक नंबर है। जहां से जुड़ा वहीं से नंबर ही चालू होती है, तो वो एक नंबर ही कहलाता है। अब जैसे इसमें पूछा गया कि क्लोरीन जो है कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो पे है तो पैरा पे, तो यहाँ पे आप बता पाओगे क्योंकि यहाँ CH3 मेन ग्रुप है, तो इसके सापेक्ष में जो पहला पॉइंट होता है वो आर्थो होता है, दूसरा मेटा होता है और तीसरा पैरा होता है। यहाँ देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा में है, इसीलिए पैरा हुआ और ये वाला ऑर्थो हुआ। तो ये जो है इनके व्युत्पन्न है। चलिए देखते हैं अब ये अगली स्लाइड में कैसे बन सकता है। देखिएगा इसमें जब दो ब्रोमीन जुड़ गए उसका पोजीशन देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा मतलब पैरा पे, तो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन हो गया। ये ऑर्थो पे है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। ये मेटा पे है तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। तो इस प्रकार से इनके जो व्युत्पन्न है वो ऐसे बन सकते हैं। अब ये वाला कौन सा था? नाभिक वाला, मतलब इनमें जो आपने हाइड्रोजन ऐड किया है वो नाभिक में ऐड किया है। नाभिक मतलब जो बीच में क्या है? बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग पे यदि आप ऐड करते हो तो नाभिकीय श्रृंखला हो गई। इसी प्रकार से दूसरा जो है पार्श्व श्रृंखला होती है। पार्श्व श्रृंखला का मतलब जो सीधा सीधा नाभिक से ना जुड़ा हुआ हो। जैसे इस एग्जांपल में देखिएगा, पहले नाभिक से क्या जुड़ा हुआ है? एक CH2 जुड़ा है, उससे जुड़ा है क्लोरीन, तो ये पार्श्व श्रृंखला कहलाएगी। क्योंकि क्लोरीन देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये दो प्रकार के इनके पॉइंट्स होते हैं। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे CH2Cl है, तीसरे को कहा जाता है बेंजीन और एक क्लोरीन दिख गया तो बेंजील क्लोराइड। अब यहाँ पे CH डबल Cl हो गया, तो CH2 होता है तो बेंजिल, CH होगा तो बेंजल और सिर्फ C होगा तो बेंजो। ये इसके बेसिक यूनिट होते हैं ना, ये आपको 11वीं-12वीं में पढ़ लिया होगा, पर याद नहीं होगा तो यहाँ से देख लीजिए। CH2 यदि बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो बेंजीन, CH यदि बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो बेंजल और सिर्फ कार्बन जुड़ा हुआ है बेंजीन से तो बेंजो। तो इस हिसाब से बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो जुड़ा हुआ है इससे एक और CH2 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अब कैसे नामकरण करेंगे? तो इसको बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा और ये वाला बीटा, तो बीटा पे क्या जुड़ा है? क्लोरीन, तो बीटा क्लोरो एथिल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इनके अदर नाम भी है, जैसे इसको 1 क्लोरो 2 फेनिलेथेन भी कह सकते हैं। इस वाले को आप कह सकते हो फेनिल मेथिल क्लोराइड, इस वाले को बेंजीन क्लोराइड भी कहते हैं। ये फ्रेनिल क्लोरोफॉर्म भी होता है। तो ये जो है इनके नाम होते हैं, वहीं पे अच्छे से लिखा हुआ है, तो जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान देके पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बेसिक यूनिट बता दिया कि बेंजीन से CH2 जुड़े तो बेंजीन, बेंजीन से यदि CH जुड़े तो बेंजल और बेंजीन से सिर्फ C मतलब कार्बन जुड़े तो बेंजो होता है। देखिए किस प्रकार से चेंज होते हैं ये। जैसे हमारे पास यहाँ पे मेथिल क्लोराइड है। अब मेथिल क्लोराइड में क्या करना है? मेथिल का एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो और उसकी जगह बेंजीन जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? फेनिल मेथिल क्लोराइड। एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, उसकी जगह बेंजीन जोड़ रहा हूँ तो ये H5 जुड़ जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा फेनिल मेथिल क्लोराइड या फिर बेंजील क्लोराइड। तो इस प्रकार से भी ये बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो आ रहा है ये महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। BHC शॉर्ट फॉर्म है, जिसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। ये कीटनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6Cl बेंजीन हेक्साक्लोराइड। थोड़ी देर पहले हमने देखा था साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है, इसकी संरचना भी देखेंगे हम। बेंजीन के जितने डबल बॉन्ड थे उनसे 6 क्लोरीन के एटम जाके जुड़ जाएंगे और बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसकी विशेषता क्या है, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में होते हैं। दूसरा, ये असम्मित, इनका जो एक रूप है वो असम्मित हो सकता है। इनके प्रकाशीय समावयवी भी बनते हैं। प्रकाशीय समावयवी मतलब ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी इनमें बनते हैं। इनमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो अवस्था है वो अलग अलग हो सकती है, मतलब भिन्न भिन्न हम ले सकते हैं। इसी के आधार पे इनके 8 जो रूप होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा ईटा लैम्डा और थीटा, और 4 जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चारों शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये 8 रूप प्राप्त होंगे, जिसमें से 4 जो है शुद्ध अवस्था में प्राप्त होंगे और 4 जो है अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं। जो गामा रूप इसका होता है उसको कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका जो गामा रूप है वो कैसा है, वो तो इस प्रकार का है। यहाँ पे जो बने हुए हैं इनको ध्यान से देखिए, एच पूरा इस साइड से है सब, तो ये जो रूप होता है इसको गामा रूप कहते हैं। इस अक्षर को याद रखेंगे, बीएससी कभी कभी पूछ दिया जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में। करना क्या है, बेंजीन लो, बेंजीन में वही हर जगह पे क्या है कि कार्बन है, इनमें हर कार्बन पे हाइड्रोजन की इधर दिखाओ, इस साइड से सारा हाइड्रोजन रहेगा, इस साइड पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा सब पॉइंट। तो ऐसा जो बनेगा उसको गामा आइसोमर कहते हैं। इसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है वो है क्रिस्टली ठोस होगा, सफेद रंग का, गलनांक 112 से 113 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जल में जो है कम विलेय होते हैं। अब घटन करवाने पे, जब क्षार का घटन करवाते हैं तब ट्राइक्लोरोबेंजीन बनता है, तब 3 जो क्लोरीन है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पे इसके कुछ उपयोग दिए गए हैं, तो ये सब तुम याद करना होगा, बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो गामा रूप को आप अच्छे से याद रख लेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड में। आगे देखेंगे, ये भी इसकी यूज बताया गया है, तो उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। हम आगे आते हैं, नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न व एरिल हैलाइड बनाने की क्या क्या विधियां, मतलब आप किस प्रकार से क्लोरीन के समूह को डायरेक्ट बेंजीन से जोड़ सकते हो ये बताया है। तो पहला जो है वो प्रत्यक्ष हैलोजीकरण होता है। प्रत्यक्ष मतलब सीधा सीधा जोड़ दो, तो बेंजीन लो, उसमें क्लोरीन की अभिक्रिया करवाओ, एक जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ जोड़ के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोफिल। तो ये एक सिंपल से अभिक्रिया हुई। इसी प्रकार से आप टॉल्यूइन लो, टॉल्यूइन में ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाओ, तो एक जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन के साथ बाहर निकल जाएगा और बना देगा या तो ऑर्थो या तो पैरा, दोनों में से कोई भी एक चीज यहाँ पे बनेगा। तो ये प्रत्यक्ष वाले हुए। फिर है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की फिनॉल से क्रिया करके बना सकते हैं। फिनॉल मतलब ऑलरेडी बेंजीन है फिनॉल में, ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, OH बेंजीन है। जब हम PCl5 लेते हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये PCl5 वाला बार बार आएगा, ध्यान से देखना। PCl5 में क्या होता है, सबसे पहले PCl3 और Cl2 दो भागों में टूटते हैं। PCl3 और Cl2 दो भागों में टूट जाता है। जब ये दो भागों में टूटेगा तो टूटने पे क्या होता है, एक जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। इस CH2 में से एक जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो HCl बाहर निकला और कितना क्लोरीन बच गया, एक क्लोरीन यहाँ पे बच गया। जो PCl3 है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है, तो ये क्या बन जाता है, POCl3। अब देखो H जो है एक Cl के साथ चला गया, ऑक्सीजन जो है POCl3 बना लिया, तो यहाँ पे कितना बचा है, एक क्लोरीन, वो सीधा सीधा यहाँ जाके जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा, C6H5Cl, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे भी बना के बताया गया, इसको याद रखेंगे। जब भी PCl5 आएगा पहले वो दो भागों में टूटेगा, PCl3 और Cl2। Cl2 में से एक क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के पास जुड़ जाता है और बन जाता है HCl। PCl3 एक ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है, तो ये बन जाता है POCl3, और जो क्लोरीन बचा रहता है उसको बेंजीन के साथ जोड़ देते हैं। ये कभी क्रिया हुई। हैलोजन अम्ल से भी आप बना सकते हो, तो किस प्रकार से बनाएंगे, हैलोजन अम्ल क्या होता है,
तो क्लोरोसोडियम बेंजोएट एक हैलोजन हुआ। ठीक, तो ये हैलोजन अम्ल क्या होता है, क्लोरोसोडियम बेंजोएट। बेंजोएट मतलब आपका एट जहाँ पे जुड़ गया वो एस्टर से रिलेटेड होता है। ठीक, तो C6H4Cl ये पहले से बना हुआ है, इसमें COON जो जुड़ा हुआ है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऐसा है, एक साइड पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरे जगह पे जुड़ा है COON जुड़ा रहता है। इसमें आपको क्या करना है, NaOH लेके आना है। जब NaOH लेके आता है तो Na2CO3 बाहर निकल जाता है। तो कैसे निकला है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है कि NaOH में से इतना पोर्शन को आप बाहर निकालना। तो जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन बचा रहेगा वो सीधा सीधा कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, Cl3 6H5। तो ये भी आपका क्या होता है, एरिल हैलाइड। एक एरिल समूह है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये भी एक स्ट्रक्चर हुआ। डायजोनियम सॉल्ट है, जिसको सैंड-मेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। नेम भी एकदम इंपॉर्टेंट है। सैंड-मेयर अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे पूछ भी देता है। देखिए इसमें आप बता सकते हो कैसे होगा। तो इसमें करना क्या होता है, हमारे पास जो डाई एजो समूह होते हैं, डाई एजो, एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई मतलब दो, तो दो नाइट्रोजन वाले जो ग्रुप होते हैं उनको हमको तोड़ना होता है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड दोनों का एक मिश्रण लेके आएंगे। जब इस मिश्रण को हम लेके आते हैं तो क्या करता है, ये सबसे पहले N2 को अलग कर देता है। N2 को यदि अलग किया तो N2 को अलग करने के बाद ये क्या करेगा, कॉपर जो है वो सीधा सीधा Cl से जाके जुड़ जाता है। कॉपर क्लोराइड आपने सुना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इनका। तो N2 अलग हो गया, कॉपर के साथ Cl जुड़ गया, अब क्या बचा था वहां, Br। तो Br जो है वो सीधा सीधा जाके C के साथ से जुड़ जाता है और यहाँ पे आपको फेनिल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि आप कॉपर क्लोराइड के साथ HCl लेते हो तो यहाँ पे आपको C6H5Cl प्राप्त होगा। सेम चीज होगा, वहां पे N2 बाहर निकल जाएगा CuCl के साथ। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी इसको सैंड-मेयर अभिक्रिया कहते हैं, जो कि सॉल्ट से होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट के द्वारा बनता है। आगे देखते हैं। अगला है हाइपोहैलस अम्ल से क्रिया करके भी बना सकता है। तो हाइपोहैलस अम्ल क्या होता है आपका, HOBr, मतलब आप HO के साथ मतलब OH के साथ कोई भी एक हैलाइड लीजिए, उसको हाइपोहैलस कहा जाता है। तो इसमें आप सिंपल सा बेंजीन लीजिए, ये यहाँ पे हमने लिया बेंजीन और बेंजीन को हाइपोहैलस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओ तो H2 बाहर निकल जाता है वहां से। कुल मिला के आप ये याद रखिए, आपको ये बनाना है R के साथ Cl, Cl नहीं X, R के साथ X बनाना है। R यहाँ पे एरियल ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपको बनाना है। तो क्या वहां से बाहर निकल सकता है, आप खुद भी याद रख सकते हो, या उस कंपाउंड को देख के आपको खुद ही याद आ जाएगा। जैसे यहाँ से H2O निकलने की संभावना है, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसी प्रकार से जो आपके सिल्वर सॉल्ट होते हैं या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं उनसे भी बना सकते हो। जैसे ये है C6H5COAg और Br2 आपने ले लिया। मैंने आपको बताया था कि Ag और Br का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि Ag जैसे ही Br को देखता है तुरंत उसके साथ जाकर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है GBr। अब ये जो CO2 है वहां से बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। अब दो Br में से एक तो Ag के पास चला गया, एक जो बचा था वो कहाँ जाएगा, वो सीधा जाएगा बेंजीन के पास। तो यहाँ पे Br सीधा सीधा बन जाता है। तो ये एक अभिक्रिया हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये वाला देखना, जहां भी आया CO2 गैस बाहर निकलता है। तो C6H5COH है, जिसको हम बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। यदि I2 किसके साथ अभिक्रिया करवा तो I2 की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको यहाँ पे एक तो आयोडोबेंजीन मिलता है, मतलब एक आयोडोबेंजीन सीधा C6H5 के साथ जाके जुड़ जाता है। दूसरा यहाँ से CO2 जो ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। और तीसरा एक जो है HI के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर डाई आयोडोबेंजीन बना के दिखा दिया गया, तो वहां से HI जो है वो बाहर निकलेगा। दूसरा जो रिएक्शन होगा उसमें बनेगा डाई आयोडोबेंजीन और वहां से आपका CO2 बस बाहर निकलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया गया है, इसके 2 यूनिट लोगे तब ये बनेगा और जब सिंगल यूनिट लोगे
तो सेम चीज बनेगा, C6H5I बनेगा, CO2 बनेगा और एक HI बनेगा, इतना ही बनेगा। फिर है नाभिक हैलोजन व्युत्पन्न के गुण। तो गुण को आप लोग खुद से ही याद करेंगे, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बेसिक जो गुण है, जैसे क्रिस्टलिक होता है, ये एक टाइप का लिक्विड होता है, गंध इसकी रुचिकर होती है, जल में अविलेय होंगे परंतु कुछ विलायकों में विलेय हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन उच्च होते हैं, इसलिए जल से भारी होता है। ऐसे इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। फिर हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो एरोमेटिक जो हाइड्रो आपके हैलोजन है, एरोमेटिक हैलोजन हैं, उनमें जो नाभिक वाले हैं, हमने दो प्रकार का देखा था, एक श्रृंखला वाला देखा था, एक नाभिक वाला मतलब सीधा जो नाभिक से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे जो नाभिक वाले हैं उनकी जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, इसको देखिए। तो हैलोजन परमाणु का विस्थापन सबसे पहले देखिए। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, बना रहे थे, अभी तक हमने बनाने की विधि देखी, कैसे बना सकते हो। अब बन गया तो बनने के बाद उसकी अभिक्रिया कैसी होगी ये देखिए। जैसे ये क्लोरोबेंजीन लिया, अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि आपने रिएक्शन करवाया तो NaCl बनेगा। अब NaCl बनेगा तो OH से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, इनॉल बन गया, C6H5OH बन गया। इसी प्रकार से जब हम NH3 समूह का कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो इस कंडीशन पे क्या होता है, NH3 का NH2 जो है इससे जाके जुड़ जाता है। तो NH3 का NH2 जब इससे जुड़ेगा तो कॉपर का जो बंध है वो क्लोरीन के साथ बन जाता है, और जो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था वो इस NH3 के हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ जाता है। जब इसको तोड़ेंगे तब अच्छे से समझ आता है, जैसे मैं इस बार फिर से इसको बताता हूँ, आपसे समझ नहीं आया होगा। देखिए करना क्या है, कितने NH3 है, 2, और ये भी कितना है, 2, मतलब इसमें डबल डबल है सब चीज। अब NH3 को आप कन्वर्ट कर दो NH2, कितना हाइड्रोजन निकला, 1। अब क्योंकि 2 पॉइंट थे तो इसीलिए कितने निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब ये दोनों NH2 को क्या करो, बिजली के साथ लेके जोड़ दो और यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल लो। कितने क्लोरीन बाहर निकालो, 2 क्लोरीन को बाहर निकालो। यहाँ पे क्या है, CU2, कॉपर क्लोरीन के साथ जोड़ दो तो क्या बन गया, CuCl। अब यहाँ क्या बच गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो तो यहाँ पे क्या बन गया, H2। इस प्रकार से जब तोड़ के आप किसी रिएक्शन को समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद भी होगा और आपके पास आसानी से उसका आंसर भी आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का साइनाइड के द्वारा विस्थापन कर, ये बहुत सिंपल सा, CuCl बनेगा और CH3 जैसे जाके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा फेनिल साइनाइड। जैसे जो रिएक्शन है वो आप देख के पता लगा सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो कॉपर का क्लोरीन के साथ बंध बनता है, साइनाइड सीधा सीधा फेनिल से जाके जुड़ गया। अब यहाँ पे FH हाइड्रोजन समूह को आप रिएक्शन करवाना चाहोगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड यदि आप यूज करते हो, KSH यूज करते हो, तो पोटेशियम तो सीधा सीधा हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है, मतलब KBr बाहर निकलेगा तो SH को सीधा जोड़ दो, थायोफिनॉल बन जाएगा वहां पे। तो ये जो है इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, अभी और उसको देखते हैं। आप रासायनिक अभिक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हो, बस आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान ज्यादा देना रहेगा। आपको आउटकम क्या नहीं कर रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इतना यदि आप समझ गए तो आपके वो रिएक्शन जो है बहुत फास्ट एकदम आसानी से बनने लगेगा। देखिएगा इसको आगे, यहाँ पे और बताया गया, देखिए OR समूह द्वारा विस्थापन कैसे करवाओगे। OR मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप होना चाहिए, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप होना चाहिए जिसको आपको विस्थापन करवाना है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या है, O के साथ R क्या है, C2H5, यही है OR ग्रुप। तो यहाँ पे जब हम सोडियम मेथॉक्साइड लेते हैं NaOC2H5 और उसको जब अभिक्रिया करवाएंगे साफ साफ दिख रहा है क्या बाहर निकलेगा, NaCl। जो बचा उनको आपस में जोड़ दो तो उससे बन जाएगा यहाँ पे एथिल फेनिल ईथर। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, C2H5 की जगह CH3 ले लो तो वहां पे फेनिल मेथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। हैलोजन परमाणु पर सक्रिय प्रभाव, ये भी आप यहीं से देख के बना सकते हो कि देखिए यदि बेंजीन में पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे NO2 जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है। अब क्या करो, KOH यदि लेके आ रहे हो, मैंने आपको पहले बताया पोटेशियम तुरंत क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, वहां पे क्या जोड़ दोगे, OH जोड़ दोगे तो ऐसे आपको मिल जाएगा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये अलग अलग कंपाउंड से आप अलग अलग चीजें बना सकते हो, बस ध्यान देना कि बाहर क्या है। जैसे NH3 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, Cl। NH3 किसमें टूटेगा, NH2, और यही हाइड्रोजन जो बचेगा वो किससे जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा NH2 और ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4।
अब यहाँ पे एक नेम रिएक्शन आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, वुड्स फिटिक एवं फिटिक अभिक्रिया। नेम रिएक्शन मैंने पहले भी बताया है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, डायरेक्ट आते हैं इनसे क्वेश्चन। देखिएगा वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। जब हम कोई एरिल हैलाइड लेते हैं, जैसे मैंने क्या लिया, फेनिल ब्रोमाइड लिया, उसकी यदि अभिक्रिया मैं सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से करवा दूं, तो वहां पे हमारे पास क्या प्लॉट बनेगा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक बार फिर से देख लीजिए। एक साइड पे एरिल हैलाइड, एक साइड पे एल्किल हैलाइड, और बीच में सोडियम ले आओ। सोडियम कितने लाओगे, 2 लेके आए, तो एक सोडियम इस बीआर के साथ, एक सोडियम इस बीआर के साथ, कितना बाहर निकला, 2NaBr। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, टॉलून। तो वुड्स फिटिक अभिक्रिया में यहाँ पे क्या बना हमारे पास, टॉलून। इसी प्रकार से दूसरा देखिएगा, यदि दोनों साइड पे एरिल हैलाइड ले रहे हो, इधर भी CH5Br ली हो, इधर भी CH5Br, और बीच में सोडियम से अभिक्रिया करवाओगे, तो यहाँ पे बनेगा डाइफेनिल अभिक्रिया। तो ये जो है ये फिटिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें दोनों चीजें बराबर हैं वो फिटिक, और जिसमें एक दूसरा है और दूसरा वाला अलग है, मतलब एक एरिल हैलाइड है, एल्किल है, तो वो वुड्स फिटिक, और यदि दोनों के दोनों एरिल हैलाइड है तो वो फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट बहुत आसान है, आप यहीं से देख के समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान अभिकर्मक का बनना कल ही देखे हैं, फिर से वही है, MgBr को इनके बीच में ऐड कर दो, वापस नहीं देखेंगे उसको। अब चयन को देखो, जब कोई अमलगम मतलब मिश्र धातु हम लेके आते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है, मैंने पहले बताया था। अब चयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन समूह को जोड़ना। क्या करो, 2 हाइड्रोजन है आपके पास, एक क्लोरीन के साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा, HCl, और दूसरे साइड पे जोड़ दो बेंजीन के पास, तो वो क्या, फेनिल के पास, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो C6H5 था वो C6H6 हो गया, और जो क्लोरीन था वो HCl बन गया। ठीक, इसी प्रकार से आयोडो व्युत्पन्न क्लोरीन का जो योग है, मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, आप एक बार कॉपी पेन लेके बैठोगे खुद ही बना डालोगे। C6H5 है, Cl2 लेके आओ, यदि लेके आओगे तो सीधा सीधा पहले इसके साथ जोड़ता है, तो जोड़ने के ठहर जाएगा और उसके साथ जुड़ जाता है O, जिसको आयोडोसोबेंजीन भी कहते हैं। अब देखते हैं नाभिक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए यहाँ से देखते हैं हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। पहले से आपके पास एरिल हैलाइड है, उसमें क्लोरीन लेके आओ, तो AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं, एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाता है, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा और एक क्लोरीन की जगह पे टूट जाएगा। उसी प्रकार से ये पैरा वाला से भी हो सकता है, यहाँ पे भी यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकल जाए क्लोरीन के साथ और यहाँ पे Cl आ जाए, तो इस प्रकार से 2 बन सकता है आपके पास, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सल्फोनीकरण यदि करवाओगे तो SO3H आके जुड़ता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल्स नहीं देखेंगे। H2SO4 है आपके पास, तो इसमें आपको SO3H को यहाँ पे ऐड करना होता है, तो यहाँ से या तो वो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा। जितने पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इस प्रकार से ऑर्थो पैरा पे जाते हैं। इसमें देखिए क्लोरीन भी इलेक्ट्रोफाइल में आता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में, मतलब हैलोजनीकरण एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है, सल्फोनीकरण भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है, क्योंकि इनमें सब में जो बनने वाला रिएजेंट होता है वो E+ होता है, NO2+, SO3+, और हैलोजनीकरण में Cl+, एक Cl पे माइनस आता है, दूसरे पर प्लस आता है, तो Cl+ के रूप में होते हैं। ये सारी अभिक्रियाएं में 2 प्रोडक्ट आपको प्राप्त होंगे, एक ऑर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला, इसमें भी ऑर्थो वाला और इसमें पैरा वाला। और जब इसमें और ज्यादा ऐड किया जाता है नाइट्रीकरण में, तो इसमें ऑर्थो पैरा दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं, जिसको
1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। पहला जो है वो SF2 पढ़ेंगे और दूसरा बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला जो अभिक्रिया होता है, और SN2 मतलब जो सिंगल स्टेप में हो जाता है। तो इसको कल देखेंगे, आज के लिए यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। कल में ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी से। सर आर्थोपैरा समझ नहीं आया। आर्थोपैरा में क्या समझ नहीं आया कि कैसे जुड़ता है या फिर क्यों जुड़ता है? नहीं सर, आर्थोपैरा नामकरण समझ नहीं आया। नामकरण नहीं समझ आया, चलो एक बार बता देते हैं। देखिए, यदि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में यदि कोई ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है, मान लो वो ग्रुप है एक्स। अब इस एक्स ग्रुप के सापेक्ष यदि कोई चीज इस पॉइंट पे जुड़े, मान लो वाई जुड़ रहा है, तब ये ऑर्थो कहलाता है। यदि कोई जो ग्रुप है वो इस पॉइंट पे जुड़े, ये वाले पॉइंट पे यदि जुड़े तो इसको मेटा कहते हैं। यदि कोई ग्रुप जो है इस पॉइंट पे जुड़े तो ये कहलाता है पैरा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑर्थो, यहाँ पे मेटा और यहाँ पे क्या हो गया, पैरा। 3 पॉइंट बने। अब देखिए नंबर के बेस पे बात करें, मान लो पहला नंबर है तो दूसरे पे जुड़ा हो तो ऑर्थो, तीसरे पे जुड़ा हुआ हो तो मेटा, चौथे पे जुड़ा हुआ हो तो पैरा। ये हुआ। अब ये तो बात हुई इस साइड की, इस साइड का क्या, इस वाले साइड का क्या। तो यहाँ से देखो, नंबरिंग की यदि बात करोगे तो नंबरिंग मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, दोनों साइड से सेम ही चीज है। तो इधर अब ये ऑर्थो हो जाएगा, तीसरा ये मेटा हो जाएगा, और ये चौथा ये वाला पैरा हो जाएगा। तो दोनों साइड पे दोनों चीजें बराबर है, मतलब एक बेंजीन रिंग में 2 ऑर्थो हो सकते हैं, 2 मेटा हो सकते हैं, पर पैरा केवल एक होगा। इस चीज को याद रखेंगे। तो ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये मेटा है, ये भी मेटा है, और ये पैरा पोजीशन है। और ये जो पोजीशन होता है इसको कहते हैं इप्सो पोजीशन। तो इसका नाम जो है याद कर लेंगे। ये पहला वाला इप्सो, दूसरा वाला आर्थो, दूसरा ये भी है तो ये भी आर्थो, तीसरा वाला मेटा, तीसरा ये भी है तो मेटा, और चौथा वाला पैरा। तो एक बेंजीन रिंग में हमेशा एक पैरा होगा, 2 ऑर्थो होगा और 2 मेटा होगा। इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास में क्लोज करते हैं, बाकी कल की क्लास में